अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सना, प्रोग्राम रहनुमा के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एंगर इश्यूज़ अमंग यूथ। और हमारे साथ एक बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर मुज़म्मिल ग़यास। सबसे पहले मैं डॉक्टर मुज़म्मिल ग़यास की प्रोफाइल के बारे में पूछूंगी और डॉक्टर साहब के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी एजुकेशन क्या है। तो डॉक्टर साहब, मुझे आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन क्या है। तो फिर हम एज एन एक्सपर्ट आपसे ओपिनियन लेंगे हम अपने टॉपिक के बारे में। जी सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सना। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर मुज़म्मिल ग़यास है और मैं पिछले 9 साल से इकरा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर सर्व कर रहा हूँ। आई मेनली सर्व एज एन एसोसिएट प्रोफेसर फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड रिसर्च। मैं इकरा यूनिवर्सिटी में रिसर्च के कोर्सेज ज़्यादा पढ़ाता हूँ और मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हमारे पास ज़्यादा हैं। इसके अलावा मैं इकरा से पहले जो है आई हैड बीन सर्विंग इविंसिबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर है पाकिस्तान में। While working at Invincible, I designed, developed, implemented software applications that include human resource management systems. तो ये मेरा एक brief introduction था। जी डॉक्टर सना। जी, थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन एंड दिस इज़ समथिंग कि मैं ये समझती हूँ कि डॉक्टर मुज़म्मिल ग़यास आज हमारे साथ हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है, बिकॉज सर जो हैं उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है, बहुत एक्सपीरियंस हैं एंड ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एज वेल। तो जो एंगर इश्यूज़ हैं अमंग यूथ, सबसे पहले तो हम एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे इसके बारे में और अपने गेस्ट से पूछेंगे कि सर आप हमें कुछ बता सकते हैं कि जो एंगर इश्यूज हैं हमारे आजकल के नौजवानों के दरमियान, तो आप उसको कैसे देखते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी यूथ है वो इतनी एंग्री हो जाती है। देखिए डॉक्टर सना, एंगर जो है वो बुनियादी तौर पे स्ट्रेस से आता है और जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस के हम ये कहते हैं कि दो बुनियादी इश्यूज हैं जो आपके स्ट्रेस क्रिएट करते हैं ज़िंदगी में। एक है आपका लाइफ रिलेटेड इशू और दूसरा है आपका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। अब अगर हम बात करें वर्क रिलेटेड स्ट्रेस पे, तो एक इंसान से हम ये कहते हैं कि वो 8 घंटे दिन में काम करता है, लेकिन ये जो 8 घंटे हैं देखने में तो ये बज़ाहिर हमारे पास दिन का 1/3 है, 1/3 है। लेकिन अगर हम इसे गौर से एनालाइज करें तो इंसान जो है वो 24 घंटे जागता नहीं है, उसमें से 8 घंटे सोता भी है। तो एक दिन हुआ 16 घंटे का। 16 घंटे में से अगर एक शख्स ने 8 घंटे काम करना है, अपनी जॉब पे जाना है, तो ऑफ कोर्स आजकल कोई जॉब ऐसी नहीं है जिसके अंदर वो 8 घंटे में 9 बजे जाए और डॉट 5 बजे उठ के चला जाए। वो थोड़ा बहुत टाइम उसका एक्सटेंड हो जाता है, साथ ही साथ उसको जाने का आने का टाइम भी चाहिए होता है। कॉन्सिक्वेंटली आज के दौर में कोई भी शख्स 10 घंटे से कम अपना जॉब को नहीं दे रहा। अब अगर हमारे पास जॉब की डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास जॉब्स में अप्स कम है और उस डाउन्स ज़्यादा है, तो एक इंसान कांस्टेंट स्ट्रेस में रहेगा। दूसरी चीज़ हमारे पास ये होती है कि हम ये कहते हैं कि लोग जो हैं वो जो 10 घंटे उन्होंने गुजार लिए, उसके बाद बाकी 3-4 घंटे 5 घंटे उसने घर जाके गुजारने। अब वो जब शख्स घर जा रहा है, वहाँ पे घर पे उसका जो है वो आपस में लड़ाई है, नाचाकी है, घरेलू नाचाकी है, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ स्ट्रेस में डेवलप हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब दिया और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड एनालिसिस। सर, हमारे पास एक कॉलर कॉल कर रहा है, तो लेट्स अटेंड अ कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहा है? जी मैं अब्दुल हादी गार्डन से बोला। अरे अब्दुल हादी, आपने लास्ट संडे पे भी कॉल किया था। जी जी आंटी। तो आप कोई सवाल पूछना पसंद करेंगे? आंटी ना, मैं गार्डन से बोल रहा हूँ, गार्डन में बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे वाह, दैट्स अमेजिंग, बड़ी अच्छी बात है। तो आप जो है कोई क्वेश्चन पूछेंगे बेटा? हमारे टॉपिक के मुतालिक कोई क्वेश्चन पूछेंगे? अंकल से ये पूछूंगा कि जब हम बीमार होते तो कौन सी अच्छी ऐसी दवाई खाएं जिससे ना 3-4 दिन में ठीक हो जाए। बेटा ये तो डिपेंड करता है कि आपको बीमारी कौन सी है, और अल्लाह ना करे कि आपको या कोई भी जो है वो बीमारी में मुब्तला हो, तो हम तो ये दुआ करेंगे कि आपको दवाई खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। नहीं अंकल, है ना, डॉक्टर ने मुख्तलिफ दवाई दी है मेरे को, तो पैनाडोल वगैरह ऐसी दवाई दी है। ओके, आई थिंक आपको कोई सिकनेस डेवलप हो गई है, तो वो उसके मुतालिक पूछ रहे हैं। अब्दुल हादी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, लास्ट संडे भी कॉल किया था, अभी भी कॉल किया था। थैंक यू सो मच बेटा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।
और हादी अल्लाह आपको हाफिज। जो भी कुछ डॉक्टर ने रिकमेंड किया है दवाइयाँ वो सारी ही खानी है, सही है, उसमें से पिक एंड चूज ना करें। सही। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी सर। तो ये हादी, अब्दुल हादी जो है ये क्लास 6 में है। इसने मुझे लास्ट टाइम भी कॉल किया था संडे पे, एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एंड कॉन्फिडेंट, ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड जो कि कॉल करके बड़ों से बात कर रहा है। तो दिस शोज समथिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट हिम। तो सर अब हम अपने टॉपिक के बारे में मजीद कुछ आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम को लेकर। और ट्रिगर्स ऑफ एंगर क्या हो सकते हैं आजकल के दौर में? आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से हमारे एंगर्स जो हैं वो मतलब ये कि इग्नाइट हो जाते हैं एंड पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज? जिस तरह आपने बताया कि जो हमारे वर्क लाइफ स्ट्रेसेस हैं और जो स्केड्यूल्स हैं वो डेफिनेटली एक तरीके से पुश करते हैं इंसान को। तो ट्रिगर्स जो हैं, ट्रिगर पॉइंट्स आप कुछ बताएं कि क्या हो सकते हैं जो कि एंगर को बहुत ज़्यादा इग्नाइट करते हैं? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हम नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में तो हम लोग ये आसानी से कह लेते हैं कि ये दो ही चीज़ें हैं, वर्क रिलेटेड या लाइफ रिलेटेड स्ट्रेस, फैमिली रिलेटेड या आपका जो है वो वर्क रिलेटेड। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट की बात करें या बाकी अंडर डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिपेंड कर रहा है। अब एक शख्स है वो जाता है, घर जाता है, उसको रास्ते के अंदर जो है वो 10,000 किस्म की मसाइल आते हैं, ट्रैफिक जी। जैम है, साथ में वो घर जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस नहीं है, वो वैसे ही 10 घंटे 8 घंटे जो है वो थका हारा आ रहा है और जी। उसके बाद भी जो है वो उसको जो 1-2 घंटे रिलैक्स करने के लिए मिल रहे हैं वो उसके अंदर भी वो चीज़ नहीं कर पा रहा। कॉन्सिक्वेंटली ये तमाम की तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जाके एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती हैं और बिल्कुल। इसके ऊपर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट लेवल हैं उस फ्रस्ट्रेशन को एब्जॉर्ब करने के, उसे हैंडल करने के। अक्सर लोग उसको कर लेते हैं, कुछ लोग उसको नहीं भी कर पाते और जी। हम देखते हैं कि बहुत जल्दी बहुत लोगों पे ट्रिगर कर जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें रमज़ान में जो है वो आप घर पे जा रहे हो, रोड पे जा रहे जी। हो, ट्रैफिक होता है, वहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस है, ठीक है, वो शख्स जल्दी घर जा रहा है, आज जी। कम काम किया है, रोज़ा है, ठीक है, लेकिन वो ट्रैफिक के अंदर जो उसे फ्रस्ट्रेशन होती है वो ट्रिगर कर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने स्पिल ओवर इफेक्ट की बात की कि वन एक्टिविटी स्पिल्ड ओवर टू अनदर एक्टिविटी। बिल्कुल आपने सही इसके ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया और ये बहुत ज़रूरी है। तो हाँ सर, हमारे पास एक कॉल आ रही है, कॉल अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ड्रॉप हो गई है। जी तो आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के साथ। हमने कुछ ट्रिगर पॉइंट्स को डिस्कस किया, सर ने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दिया और बहुत अच्छा डिस्कशन अभी तक जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और सर ने जिस तरह बताया कि एक इवेंट का जो स्पिल ओवर है वो दूसरे इवेंट में हो जाता है। एक और कॉल आ रही है तो हम एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहा है? मैं शुमाइल बात कर रहा है। ओके, आप सवाल पूछना पसंद करेंगे? ये बताइए, ये लोग गाड़ी स्पीड में चलाता है, इनकी के पेड़ पे तो ब्रेक पे पेड़ नहीं होता। आपकी आवाज बहुत जो है वो स्लो आ रही है, जरा प्लीज थोड़ा सा लाउड बोलिए। हम कह रहे होंगे कि गाड़ी रोड पे चलाते हैं इतने स्पीड में, इनकी के पेड़ पे ब्रेक नहीं होता, या ये ब्रेक नहीं लगाता कहीं? आप कह रहे हैं कि गाड़ी तेज चलाते हैं और फिर उसके बाद उससे ट्रैफिक की वजह से एंगर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स हो जाते हैं। आई थिंक बिल्कुल सही है सर, ऐसे ही है कि जो एक ट्रिगर पॉइंट है वो ये भी हो सकता है कि जिस तरह सर ने भी जिक्र किया कि जो ट्रिगर है गुस्से का वो ऐसे हो सकता है कि आप ट्रैफिक जैम में जो है वो स्टक हो गए, जैसा सर ने भी जिक्र किया, और उसके बाद जब आप घर जाते हैं तो वो एक इवेंट से दूसरे इवेंट में स्पिल ओवर हो जाता है। तो सर अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने कुछ सोसाइटल प्रेशर्स को डिस्कस किया, तो सर आज कल का जो नौजवान है, आपको लगता है कि उसके ऊपर सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और एकेडमिक्स का भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है? देखिए इसमें हमारे पास कुछ अनएम्प्लॉयमेंट है,
एक शख्स जो है वो हमारे पास सारे प्रेशर जो है वो ज़्यादातर जो है वो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, इकोनॉमिक सिचुएशन रिलेटेड है। जी अब आजकल का एक शख्स जो है वो नौजवान जाके देखता है सोशल मीडिया पे कि इस शख्स के पास तो ये गाड़ी है, इस शख्स के पास ये वॉच लिया हुआ है, इसके जी। पास ये लिया हुआ है, लेकिन मेरे पास नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली वो उसको फ्रस्ट्रेट करता है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट तरह से एक्सप्लोड होती हैं और फिर ये एक तरह से उसके दिल में आती जाती हैं और फिर वो कुछ लोग जो हैं उसको आप कह लें कि उसको पॉजिटिवली देखते हैं स्ट्रेस को, और कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव डायमेंशन में ले जाते हैं। जो लोग पॉजिटिव देखते हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, इफ आई डोंट हैव दिस, जी कोई मसला नहीं है, आई कैन वर्क आउट, मैं इस पे काम कर सकता हूँ, मैं इसको हासिल करने के लिए कोई स्टेप ले सकता हूँ, बिल्कुल या मैं जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और चीज़ें हैं मैं उसमें खुश रहना सीख सकता हूँ। दो ही तरीके हैं ना, या तो आप हासिल करने की तरफ जाएं या आप अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज में खुश रहें। और अगर आप ये दोनों काम नहीं करते तो तीसरा जो है वो फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, गुस्सा है, स्ट्रेस है, और जिससे अल्टीमेटली आप अपने आप को ही हर्ट कर रहे हो। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया सर कि ये जो है टू अप्रोचेस इन लाइफ हैं कि आइदर आप एक्सेप्ट कर लें अपनी कंडीशन को और उसमें से स्ट्रगल करें और उससे कोशिश करें बाहर निकलने की, और दूसरा ये है कि आप उसको जो है वो फाइट बैक ना करें और आप जो है उसको एंगर इश्यूज में कन्वर्ट कर दें। तो बहुत अच्छा सर, आपके जो जवाबात हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट आंसर्स हैं और बहुत ही वैल्यूबल आपके आंसर्स हैं। तो हमारे पास सर एक और कॉल आ रही है, तो वी आर गोइंग टू अटेंड अ कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्पीड में लोग गाड़ी चलाते हैं, उनके क्या पेड़ में ब्रेक नहीं होते हैं, क्या कुछ होता नहीं है? जी ओके, आपकी बात का जवाब देते हैं कि आपने पूछा कि लोग बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो उसकी क्या वजह है। गेस्ट को सलाम जी सबसे पहले तो आपके गेस्ट को सलाम। गेस्ट आए हैं जी वालेकुम गेस्ट आए अस्सलाम। हैं, उनको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। पैरों को आएंगे नहीं है, ये बता दीजिए कि इनके पैरों में क्या ब्रेक होते? जी ओके, आपकी आपकी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है जो कि गुस्से से ही लिंक्ड है, तो इसका बिल्कुल हम जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मेरे पैर में गाड़ी चली है ना, बड़ी स्पीड में बंदा है, इसको उनकी क्या पैरों में ब्रेक नहीं होता, इनके लिए कोई कानून नहीं है, कानून लागू है नहीं, ये बताऊंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है, इसका जवाब जो है अभी आपको बिल्कुल दे रहे हैं और अपने एक्सपर्ट से भी मैं पूछती हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी सर, जी, सवाल यहाँ पे ये है कि जो लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, Exactly. क्या उनके के गाड़ियों में ब्रेक नहीं है या पाँव में ब्रेक नहीं? मेरे ख्याल से गुस्सा एक ऐसी चीज है जो गाड़ी के ब्रेक फेल करे या ना करे, आपके दिमाग के ब्रेक जरूर फेल कर देता है। कॉन्सिक्वेंटली अक्सर लोग जो गुस्से में होते हैं वो अक्सर, और ये बहुत गलत प्रैक्टिस है कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, और ओवर स्पीडिंग करने के आपके पास, हम सबको पता है कि उसके भयानक किस्म के नतीजे हो सकते हैं। आप किसी और को हर्ट कर सकते हैं, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये जो नुकसान है ये बिल्कुल फिजिकल नुकसान है, और ये जो आपका नुकसान है ये कोई ऐसा नुकसान नहीं है, अगर किसी की जान जाती है किसी ट्रैफिक हादसे में तो ये तो एक बहुत ही बुरी बात है, लेकिन अगर किसी की जान नहीं भी जाती तो अक्सर लोग जो है वो किसी के पाँव में लग जाती है, किसी के हाथ में लग जाती है, और वो अक्सर लोग पैरालाइज हो जाते हैं या कोई भी ऐसा डैमेज हो जाता है जो लाइफ लॉन्ग उन्हें कैरी करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने एंगर इश्यूज़ को मैनेज करें, और ख़ास तौर से वाइल ड्राइविंग तो आपको, अगर आप एंगर में हैं, गुस्से में हैं, स्ट्रेस में हैं, कोशिश करें कि फिर उस सूरत में ड्राइविंग ना करें, या फिर एटलीस्ट आपको उतना कंट्रोल होना चाहिए अपने आप के ऊपर। जी सर, बहुत ही आपने बेहतरीन एडवाइस दी। आपका, हमारे जो कॉलर ने सवाल पूछा कि लोग ओवर स्पीडिंग क्यों करते हैं, तो सर ने ये जो है बेहतरीन जवाब दिया। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी अनमैनेज्ड एंगर के बारे में डिस्कस किया। सर, अनमैनेज्ड एंगर जो अभी आपने एक्सप्लेन किया ओवर स्पीडिंग के हवाले से, तो मुझे बताएं कि यही जो अनमैनेज्ड एंगर है ये आपकी बाकी जिंदगियों की जो और आप समझ लें पहलू हैं, या आपके जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या आपके सोसाइटी के साथ या टीचर्स के साथ, तो इस पे कैसे असरअंदाज होते हैं? देखिए, इंसान का जो दिमाग है ना वो लिंक करता है इंसान के बाकी भी किसी भी बॉडी पार्ट से, और
आपके अंदर जो है वो आपके जो वो ज़बान है वो सबसे पहले है। बिल्कुल। और इंसान अक्सर गुस्से में ऐसी बातें कह जाता है फैमिली से, लोगों से, अपने दोस्तों से या कहीं पे भी, जिसका उसे बाद में पछताना पड़ता है। बिल्कुल। तो अनमैनेज स्ट्रेस से, एंगर से सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे रिलेशनशिप बाकी लोगों से बर्बाद हो जाते हैं। आज मैं बहुत आसान है, आप आज किसी से भी लड़ लें, झगड़ लें, लेकिन आप वो टर्म्स, वो रिलेशन वापस से रिपेयर नहीं कर सकते एक बार जो आपका रिलेशनशिप बर्बाद हो गया। बिल्कुल। तो हमें गुस्से की हालत में हमें ये समझना होगा कि हम गुस्से में, शायद पूरी दुनिया गुस्से में नहीं है, बिल्कुल। और अगर हम गुस्सा किसी पे एग्रेशन शो करेंगे तो वो लोग भी उससे नाराज होंगे, उनकी फीलिंग्स भी हर्ट होंगी। तो हमें सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी ज़बान पे थोड़ा सा काबू रखने की कोशिश करें। बहुत अच्छी एडवाइस, बेहतरीन एडवाइस। डॉक्टर मुजम्मिल ग़ियास इज़ गिविंग सम वेरी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, और डेफिनेटली गुस्से को बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। और अनमैनेज एंगर जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है हमारे सराउंडिंग में जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, और डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो सर, जब हम इसके असरात की बात करते हैं तो ये ना सिर्फ हमारे सराउंडिंग में इमीडिएटली आपको बहुत सारे लिंक से डिस्कनेक्ट कर देता है, बल्कि आपने जिस तरह कहा कि लॉन्ग टर्म भी नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो सर, आप कुछ बता सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इसके, अगर मुसलसल गुस्सा किया जा रहा हो तो इसके लॉन्ग टर्म नताइज क्या हो सकते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म नताइज में हम ये कहते हैं ऑस्ट्रेसिज्म है। आप एक हद तक किसी का गुस्सा, आप किसी पे गुस्सा करते हैं, वो शख्स आपको एक हद तक बर्दाश्त करता है, उसके बाद लोग आपसे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हटते चले जाते हैं। और अगर आप इसको देखें तो हम सोसाइटी जो है वो एट लार्ज लोगों को छोड़ती चली जाती है, और वो ये कहते हैं कि ठीक है, ये शख्स ऐसा ही है, इसकी बात सुननी ही नहीं है, इसकी बात ही बेकार है। आप कभी, अगर कोई अग्रेशन आता है, कभी आपको किसी से तकलीफ होती है, साल में, 2 साल में, 3 साल में, सामने वाला आपको सुनने पे रेडी होता है, वो शायद ये अपने आप को भी देख रहा होता है कि यार इस शख्स को गुस्सा नहीं आता है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो इसे गुस्सा आ रहा है। और अगर आपकी गुस्से की, आपकी एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है, तो आपकी जायज़ बातों पे भी कोई आपको सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो जायज़ बात भी आपकी होगी तो वो कहेंगे छोड़ो, रहने दो, ये तो शख्स है ही बेवकूफ़, ये तो पागल है, ये हर वक्त गुस्सा करता रहता है, इसकी बात का कोई वजन नहीं है, आप इसको रहने दें। जी। तो ये आपके पास जो है वो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा जो भयानक नतीजा है वो एक ये है। जी, बिल्कुल, लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान पहुंचता है। सर, आपने बहुत अच्छी एक बात की कि आपकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है एंगर से। तो डेफिनेटली लिसनर्स, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक कॉल आ रही है, कॉल अटेंड करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम रिस्पेक्टेबल बहन, आपको और हमारे प्यारे से मेहमान गिरामी को शो में खुशामदीद कहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मोहम्मद खान, नाज़माबाद नंबर 4। ये जो बात इन्होंने की, इस टाइम बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमारे यहाँ लोग नौकरी करना अगर सीख जाए ना, तो थोड़े से लहजे को नरम रखे और जुबान को, लफ्जों का चुनाव वो दुरुस्त रखे, बिल्कुल, तो लाइफ में बहुत सारी आसानियां आ जाती है। हम पठानों में जो अक्सर और बेशतर औकात जो दुश्मनियां बनती है, देरीना दुश्मनियां जो बनती है, उसकी मेन वजह सख्त लफ्ज और बर्दाश्त को मतलब एक साइड रख देते हैं, जिसकी वजह से लोग नस्लों दर नस्ल जो है ना वो दुश्मनी चलना शुरू हो जाती है। और मैं एक ऐसे शख्स की बात करूंगा जो सच बात करता था और सच कड़वा होता है। लोग उसको जब बिठोते थे तो वो गुस्सा हो जाता था। उस शख्स ने एक पेट्रोलियम कंपनी में पाइपलाइन की प्रॉब्लम आई थी, जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो गोरे खड़े थे, वो बड़े बड़े इंजीनियर खड़े थे। तो मैंने आसिफ रशीद साहब से कहा कि सर अगर आप माइंड ना करें तो अमीन को बुला ले, अमीन का दिमाग बहुत तेज है, तब इसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो उसने फौरन अमीन को बुलाया और आप यकीन करेंगे जब उसने वो काम सोल्यूशन निकाला, वो काम कर दिया, तो गोरे ने बाद में कॉन्फ्रेंस रूम में उसको बुलवा कर
उसे इनाम भी दिया और उससे और चीजों की आइडिया भी पूछे। और आज वो बंदा उस दौरे के साथ कभी दुबई में होता है, कभी सिंगापुर में, कभी पाकिस्तान में होता है। बहुत बड़ी बात। एक छोटी सी बात थी, मैं शेयर करना चाह रहा था। जी मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा है। जी, अल्लाह आपको दोनों जानों की कामयाबी में फरमाए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द प्रोग्राम और बहुत ज़्यादा अच्छे वाक़यात डिस्कस करने के। और अभी जो कॉलर हैं उन्होंने यही बताया कि गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और डेफिनेटली उन्होंने ख़ुद भी ये कहा कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है उसको नहीं करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर प्रोग्राम को लेकर। और सर इसमें इसकी एक सवाल ये है, मुझे अगर आप इसका जवाब दें कि डिसीजन मेकिंग पे क्या असर पड़ता है यंग बच्चों के, क्योंकि डिसीजन मेकिंग सर एक ऐसा पहलू है बच्चों की ज़िंदगी में, हर ज़िंदगी के कदम पे आपको कोई ना कोई फैसला लेना होता है। तो गुस्सा क्या इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है डिसीजन मेकिंग को? देखिए, अगर हम एक बात कहें कि गुस्सा क्या डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट करता है या नहीं करता, इंसान गुस्से में अपनी सोचने समझने की एबिलिटी बुनियादी तौर पे खो देता है। और अगर हम अपने सोचने समझने की एबिलिटी खो दें और हम जज्बात में डिसीजन ले रहे हो, अच्छा ये एक अजीब सी चीज़ है कि ये ना सिर्फ गुस्से में, बहुत ज़्यादा खुशी के वक्त भी डिसीजन लिया हुआ बड़ा गलत होता है। हम अगर बहुत खुशी के वक्त है या बहुत गुस्से का वक्त है, दोनों ही सूरतों में हमें डिसीजन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हम या तो अपने इमोशन से में खुशी में बह जाते हैं या हम अपने इमोशन से गुस्से में बह जाते हैं, और उसके बाद जो हम उसके प्रॉब्लम को एनालाइज करने से कासिर हो जाते हैं और हम यकीनी तौर पे जो भी डिसीजन ले रहे होते हैं वहाँ वो शायद सही नहीं होता, वो बुनियादी तौर पे गलत डिसीजन होता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अभी जो हमारे कॉलर ने कहा कि सच कड़वा होता है, और अक्सर लोग अपने गुस्से को डिफेंड करने के लिए ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार हम लोग तो बड़े सच्चे हैं और देखो मैं सच बोलता हूँ तो गलत बात भी कह रहा हूँ, सामने वाले को गुस्सा आता रहेगा, कोई बात नहीं है। और सच तो हमेशा कड़वा होता है और सच्ची बात हमेशा लोगों को बुरी लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ये देखें तो दुनिया में हम ये कहते हैं कि हम ये मानते हैं, हम ये और कि हम सब में सबसे सच्चे हमारे पैगंबर थे, और हम ये मानते हैं कि वो अखलाक के अजीम तरीन मर्तबे पे थे। तो जिन तमाम लोगों को ये गलतफहमी है कि मैं तो सच्चा हूँ और फिर सच्चा होने की वजह से मुझे बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया है, या मैं जो भी कहता रहूँ क्योंकि सच तो कड़वा होता है, तो उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि सच्चाई में और बदतमीजी में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, एक लाइन है। आप उस लाइन को क्रॉस करते हैं तो वो बदतमीजी हो जाती है, गुस्सा हो जाता है, एंगर हो जाता है। अदरवाइज अगर हम ये बात करें तो सच्चाई और इसमें कोई रिलेशन बनता नहीं है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, और डेफिनेटली सच बोलना चाहिए, और सच जो है वो डेफिनेटली आप को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी कर देता है। सर एक कॉलर आ रही है तो वी आर गोइंग टू अटेंड अ कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है मैम? जी मैं खैरियत से हूँ। कौन बात कर रहा है? मैं मोहम्मद शकील वासी और उनकी कौन से बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है। डॉक्टर साहब को मैं सलाम कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कोई सवाल पूछना? जी मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जैसे कि बंदे अचानक ऐसे खबर सुनता है या कोई ऐसा कहीं उसके साथ वाकया पेश आता है तो एकदम से बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये मैं सोचता हूँ कि बंदा डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको फिर किस तरीके से यानी कि दोबारा सेट किया जाए। जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आपका सवाल ये है कि अगर कोई किसी वाकये की वजह से कोई इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको डिप्रेशन से कैसे बाहर अपने आप को लाया जाए या कैसे निकाला जाए? कैसे निकाला जाए, क्योंकि ऐसे वाकयात होते हैं जो अचानक लोग बताते हैं ना आकर, तो फिर बंदा एकदम से दिल गुम हो जाता है, ना बोलता है, जी एकदम से परेशान हो जाता है। यानी कि कैसे निकाला जाए? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। बिल्कुल हम अपने एक्सपर्ट से इसके बारे में राय जानना पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी सर
बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोग जो है वो कॉल कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमारे मौजूद मेहमान से बहुत अच्छे सवालात पूछ रहे हैं। तो सवाल ये है सर कि जिस तरह एक कॉलर ने सवाल पूछा कि अगर कोई वाक़या ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि वो बोलना बंद कर देते हैं या अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना बंद कर देते हैं, तो ये बेसिकली इससे कैसे बाहर निकला जाए? आप क्या कहना पसंद करेंगे इस मामले में? देखिए, हम सब की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हम सब लोगों को बहुत लोगों से अटैचमेंट भी होती है और बहुत से चीज़ों से इस तरह से हम इमोशनली अटैच होते हैं कि उन किसी कुछ लॉस ऐसे होते हैं, ख़ास तौर से अगर हम ये कह लें कि किसी के फैमिली मेम्बर में डेथ हो जाए या कुछ और हो जाए, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप उन लोगों को भूल सकते हैं या आप जो है वो अपने जो आपके प्यारे हैं चले गए हैं या जो भी आपका लॉस हो गया है वो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली लाइफ है ही ऐसी कि आपको जो है ये मानना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीछे जाके आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आप अपनी ज़िंदगी को रोक भी नहीं सकते हैं। अल्टीमेटली आपने आगे जाना है। आपने अगर अपने ख्याल नहीं है तो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं आपको कम से कम उनका ख्याल करना पड़ेगा। और मैं इस पे ये कहूँगा कि जो टाइम है ये सबसे बड़ा जो है वो आप कह लें कि वक्त जो है वो सबसे बड़ा मरहम है। यही आपको चीज़ें आगे लेके जाती हैं और आप उन चीज़ों के बारे में जितना सोचते हैं वो चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं। अगर किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, कोई ऐसा मामला हो जाता है, अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है या कुछ है, तो ठीक है, आपके स्ट्रेस में आने से उसको कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये देखें कि आप कोई नेक काम कर लें उसके शख्स के सदका जारिया के लिए, या अगर कोई और प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप उसे सॉल्व करने की तरफ जाएं, रादर देन कि आप अपने एक शेल में चले जाएं और अंदर ही अंदर जो है वो परेशान होते रहें, स्ट्रेस में आएँ और जो है वो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएं या इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान पहुंचाएं। आप उसमें देखें कि आप उसमें पॉजिटिव तरीके से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया सर ने एंड ही डेफिनेटली इज़ टॉकिंग अबाउट कोपिंग मैकेनिज्म। तो सर जिस तरह आपने कहा कि कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल रोक नहीं सकते, जिस तरह आपने डेथ बताई ऑफ एनीवन इन योर सराउंडिंग, योर लव्ड वन, तो उस चीज़ को हम डेफिनेटली रोक नहीं सकते, लेकिन उसको हम कोप अप कर सकते हैं। कॉल आ रही है सर, एक कॉल अटेंड करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मेरा नाम जफर है, कराची गार्डन से। ये क्या आज संडे को कोई न्यूज़ शो हुआ? संडे को न्यूज़ शो और टाइम में होगा। इस वक्त मेंटोरिंग का प्रोग्राम हो रहा है और आपको इस मेरा कहने का मकसद ये है, ये आप मतलब नया प्रोग्राम कर रही हैं या हर संडे को प्रोग्राम आता है? जी, ये एवरी संडे ये प्रोग्राम होगा फ्रॉम 5 to 6 PM। अच्छा, तो आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सना। और मेहमान बैठे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर मुजम्मिल क़यास। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। और मेरा ख्याल है डिप्रेशन, एग्जाइटी, गुस्सा, इसके बारे में कोई प्रोग्राम है ये? जी बिल्कुल, एंगर इश्यूज अमंग यूथ है। आप कोई सवाल पूछना पसंद करेंगे? सवाल तो मेरा ऐसा कोई नहीं है, और बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहमान जो बैठे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल गुस्सा तो बहुत हराम होता है, गुस्सा तो बहुत बुरी चीज़ है और गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए। और हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हम में से वो शख्स नहीं जो गुस्सा करता हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुस्सा तो बहुत बुरी चीज़ है, इंसान की सेहत के लिए बहुत खराब चीज़ है गुस्सा ना। बिल्कुल। तो मेरा कोई सवाल नहीं है, सवाल बहुत अच्छे लोग कर रहे हैं और आप भी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं डॉक्टर साहब, और आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। थैंक यू। तो मेरी लोगों से गुजारिश ये है कि भाई, इंसान की कोई औकात नहीं है कि वो गुस्सा करे। आप नमाज पढ़ें, वजू करें, इंसान की अल्लाह ने कोई औकात नहीं रखी कि वो गुस्सा कर सके। हमेशा अपने अंदर के इंसान को मार के रखो, आजिज़ी से जिंदगी गुजारो। इसी को आजिज़ी में ही अल्लाह को जो है ना ये बंदा पसंद है। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है लोगों के साथ, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आप को मुतासिर कर दें लोगों से, इतना हंस के मुस्कुरा के आजिज़ी से बात करें। और अपने गुस्से को उस सूरत में मारना होगा जब आप अपने अंदर के इंसान को मार के लेके चलोगे।
बिल्कुल जरूरी नहीं कि अगर आप 35, 60, 70, 80 लाख की कार में हो तो आप अपना स्टेटस बनाए रखे हुए हो, कुछ जी। भी नहीं हो, आप इंसान हो एक, बस बिल्कुल दैट्स ऑल, बस यही कहना था। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अल्लाह आप दोनों को खुश रखे, जी, अल्लाह बहुत आप दोनों शुक्रिया। को जिंदगी दे, सेहत दे अल्लाह ताला आपको। और मेरा नाम जफर है, तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आप कर रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही प्रोग्राम आप करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी ये हमारे कॉलर ने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी। डेफिनेटली गुस्सा हराम है और बहुत अच्छी एडवाइस दी कि गुस्सा जो है वो नहीं करना चाहिए और गरूर और तकब्बर में इंसान को नहीं आ जाना चाहिए, बल्कि आजी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो सर हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ते हैं। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुजम्मिल ग़ियास हमारे साथ आज। तो सर आप हमें बताएं कि कोपिंग मैकेनिज्म कुछ बताएं रिगार्डिंग दी एंगर, कि इसको कैसे कोप अप किया जाए। देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर हम गुस्से की बात करें, बुनियादी तौर पे हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं जी। और हम में से कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे या शायद ना भी जानते हों। हमारे पास स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसे हम यूस्ट्रेस कह देंगे, और दूसरी तरफ हमारे पास होता है नेगेटिव स्ट्रेस, जी। जिसे हम डिस्ट्रेस कह देते हैं। जी। ये जो हम साइड इफेक्ट्स देखते हैं ना, ये ज़्यादातर हमारे डिस्ट्रेस के हैं, नेगेटिव उसके हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं हूँ, कोई चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे उससे थोड़ा सा स्ट्रेस है, गुस्सा है, एंगर है, और मैं ये कहता हूँ कि आप जो है वो कोई स्ट्रेस है कि मुझे ये अचीव करना है। जी। हो सकता है मैं उससे उस गुस्से को यूटिलाइज करके बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे ही रिजल्ट्स ले लूँ। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। जी जी। देखें, क्रिकेट हम सब देखते हैं। क्रिकेट में जब एक टीम, सामने वाली टीम 300-320 रन बना लेती है ना, तो एक टीम को, दूसरी टीम को जिसने बैटिंग करनी होती है, उसे हमेशा स्ट्रेस आ जाता है, वो हमेशा प्रॉब्लम में आ जाती है और वो स्ट्रेस है। अब जो स्ट्रेस है 320 रन बनाने का, 330 रन बनाने का, जी। अगर वो उसको जो है वो पॉजिटिवली नहीं लेते और उसको वो नेगेटिवली लेते हैं और सीधे सीधे उसे कन्वर्ट कर देते हैं गुस्से में कि हम जाके हिट करेंगे और फिर उल्टे सीधे शॉट खेलते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि जो उन्होंने 250-300 रन नॉर्मल कंडीशन में बना लेने होते हैं ना उस टीम ने, वो वैसे ही 100 रन पे आउट हो जाती है। लेकिन अगर हम उस गुस्से को पॉजिटिव चैनलाइज करें, जी। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको याद होगा का सेंचुरियन के अंदर जो क्रिकेट मैच था कि ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बना दिए थे, साउथ अफ्रीका ने 4 घंटे बाद 438 रन बना दिए। क्यों? क्योंकि उस गुस्से को पॉजिटिवली चैनलाइज किया कि ओके, नाउ दिस इज द सिचुएशन एंड वी नीड टू वर्क आउट। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो गुस्सा, वो अग्रेशन अपना संभाल के रखा और उसे पॉजिटिवली यूज किया। तो अगर आप अपने गुस्से को पॉजिटिवली यूज करते हैं और उसको अचीवमेंट की तरफ लेके चले जाते हैं कि ओके ठीक है, नाउ दीज आर द प्रॉब्लम्स, अदर पीपल दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर मी, बट आई एम नॉट गोइंग टू फाइट विद देम, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग टू एनीवन, लेकिन मैं उसका जो अपना आंसर है वो अपनी परफॉर्मेंस से दूंगा। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है आपके गुस्से के को मैनेज करने के लिए। बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया डॉक्टर मुजम्मिल साहब। और कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे लोग बेताब हैं आपसे सवालात पूछने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कॉल ड्रॉप हो गई, तो आई थिंक द कॉलर विल कॉल अगेन। कोपिंग मैकेनिज्म के हवाले से डॉक्टर मुजम्मिल ने हमें बहुत अच्छी एडवाइस दी। कॉल आ रही है सर, आई थिंक द पर्सन इज कॉलिंग बैक, वी आर गोइंग टू अटेंड अ कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन, मैं जान सकती हूँ कौन बात कर रहा है? अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम। जी, आप जो बात कर रही हैं ना गुस्से में, आपका मैं रेडियो सुन रही हूँ। तो फिर गुस्सा नहीं करना। हाँ, ये मैं बात कर, वो जरा मेरे चावल बिरयानी है ना, वो तो मेरा ध्यान वहाँ पर है, जरा मतलब गैस हल्का करता है जी। तो जरा चावल गरम कर रही है ना बिरयानी खाने के लिए जी, सब खाएंगे ना, तो गुस्से तो मैं कहती हूँ हराम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हंस क्यों रही हैं? नहीं, वो आप बिरयानी का बोल रही है ना, मैंने कहा पता नहीं आप गुस्से में बिरयानी शायद अच्छी पका लेती होंगी। नहीं, वो बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाती है, चाय वाली, आ जाए खा ले। जी 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 बिल्कुल। जी आप कुछ बोल रही थी? जी, वो गुस्से पे आप कह रही है ना, गुस्सा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है, हराम है। जहाँ 2 जने बैठे हुए हो ना, तो एक जना उठ के वहाँ से चला जाए खामोशी से और पानी पी ले, वजू कर ले,
क्या लेट जाए, गुस्सा तो बहुत कहते हैं हराम है। बिल्कुल आजकल तो लोग ना मैम चलते फिरते लोगों पे गुस्सा कर रहे हैं। जी। बस कहते हैं ना, बस कहाँ ये माहौल चल रहा है, बर्दाश्त का हमारा मामला, मैं अपने आप को भी कह सकती हूँ नहीं रहा। जी गुफ्तगू से इंसान का अंदाजा लग जाता है सामने वाला ये कैसा है कैसा नहीं है। जी। मैं कहती हूँ गुस्सा तो करना ही चाहिए, गुस्सा सारी बीमारियों की जड़ है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बिल्कुल गुस्सा जो है वो सारी बीमारियों की जड़ है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ। और अभी जिस तरह आपने कोपिंग मैकेनिज्म के हवाले से बताया कि पानी पी लें या बैठ जाएं, नमाज पढ़ लें, ये बहुत ही बेहतरीन आपने एडवाइस दी है। और ये जी, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को समझाएं और डेफिनेटली एक दूसरे को काउंसिल करें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैं फातिमा नूर हूँ गार्डन से। जी, मिस फातिमा नूर ने हमें कॉल किया। मैडम थैंक यू सो मच। अब आप बिरयानी जाके पकाएं। आई होप कि आपकी बिरयानी बेहतरीन पकेगी। वैसे बिरयानी देख के तो बहुत सारे लोगों का गुस्सा वैसे ही खत्म हो जाता है। जी डॉक्टर जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो एक कॉलर जो है उन्होंने हमें गुस्से में कॉल किया। आई होप कि आपका गुस्सा जो है वो अभी ख़त्म हो गया होगा। सर एक और कॉल आ रही है, तो वी आर गोइंग टू अटेंड अदर कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज है? मैं सही हूँ, खैरियत से। कौन बात कर रहा है? रहीमुल्ला हो रही। जी, आप जो है कोई सवाल पूछना पसंद करेंगे? जी जी, मेरा मेडिकल से ताल्लुक है। जी। हॉस्पिटल में मैं जॉब रही है मेरी। जी। मैं सबसे बड़ी बात ये सबको खुशामदीद। जी डॉक्टर साहब को खुशामदीद। जी बहुत जी शुक्रिया सर। हाँ जी डॉक्टर, मुश्किल ये है कि आजकल के नौजवानों में जो गुस्सा आता है और फिर उस गुस्से का वो नेमुल बदल ये निकालते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जो ना वो टेबलेट सजेशन वाली लेते हैं और उसकी वजह से जो है ना मजीद कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है। बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना फिर मंशियात की तरफ चले जाता है। बिल्कुल। तो इसकी रोकथाम के लिए एक तो सबसे मुश्किल ये है कि मेडिकल स्टोरों पर कोई रुकावट नहीं कि आप नशे का इंजेक्शन या गोलियां टेबलेट नहीं लेते। जी। बैरून मुल्क में पाबंदी है। जी। तो इस सिलसिले में मेरा कहना ये है कि मोटिवेट किया जाए कि भाई आपको अगर गुस्सा है, बीमारी है या कोई तकलीफ है, तो बजाय आप कोई सेडेशन लेने, कोई टेबलेट लेने से आप उसका जो ना वो देखें कि वजह क्या है, आपको उसका इलाज करें। बिल्कुल। बजाय उसको दबाने के लिए, उसको बहलाने के लिए आप जो है ना आज टेबलेट लेंगे, कल 2 खाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना वो आपकी जिंदगी खराब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी यही दरख्वास्त है। आप बड़ा अच्छा समझा रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, मेहरबानी। राइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जी डॉक्टर साहब, अब हम डेफिनेटली आपसे कॉलर्स बहुत सारे सवाल पूछे हैं। और जिस तरह एक कॉलर ने सवाल ये पूछा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो डेफिनेटली अपनी जो स्ट्रेसेस हैं लाइफ के उनको नहीं बर्दाश्त कर पाते और वो फिर ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए। और डेफिनेटली इसमें हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है। सर मुझे लग रहा है आपसे बहुत सारे लोग बात करना चाह रहे हैं, तो हम एक और कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ना शाइना कहते हैं। तो ना मेरे ना अगर मैं डॉक्टर से अपने बारे में पूछूं तो वो बता देंगे मेरे को? जी जी बताइए, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मुझे ना जोड़ों की तकलीफ है ना, तो मेरे ना एक घुटने में ना बहुत सूजन सी आई है, तो ना वो उसमें ना बहुत तकलीफ हुई है। मुझे ना इंजेक्शन भी बताते हैं, तो वो इंजेक्शन लगाना सही है क्या? अगर जैसे ना वो कह रहे 6 महीने तक आप सही रहेंगी, फिर इसके बाद दोबारा आपको लगाना। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर साहब से सवाल पूछ लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना पसंद करेंगे? इसमें मैं ये थोड़ा सा कहना
चाहूँगा कि ये थोड़ी सी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जी हम लोग दोनों ही यहाँ पे डॉक्टर सना और मैं बुनियादी तौर पे MBBS डॉक्टर्स नहीं हैं, हम लोग बुनियादी तौर पे PhD डॉक्टर्स हैं। यस और ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जो भी फिजिशियन हैं, जो भी आपके किसी बेहतर हॉस्पिटल में आप उन्हें दिखाएं। और हम दुआ गो हैं आपको कि आपके लिए कि ये आपके साथ जो भी मसले हैं, ये जोड़ों के दर्द वगैरह, ये अल्लाह ताला आपको इससे शफा दे। जी जी ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह। जी तो बहुत सारे कॉलर्स कॉल कर रहे हैं और थैंक यू सो मच कि आप प्रोग्राम में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म के हवाले से बात हो रही थी। डॉक्टर मुजम्मिल गियास ने बहुत बेहतरीन कोपिंग मैकेनिज्म के हवाले से बहुत अच्छी एडवाइस दी, सजेशंस दी और आगे बढ़ते हैं। सर हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स हैं, क्या आपको लगता है कि वो एंगर मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं? हमारी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कोर्स इसमें रोल अदा कर सकते हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो आजकल करिकुलम में साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है, एंगर मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। जी। लेकिन ऑफ कोर्स हम ये देखते हैं कि किसी भी स्कूल कॉलेज में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो पढ़ने वाला है वो उस चीज़ में इंटरेस्ट कितना ले रहा है, बिल्कुल और वो उस चीज़ को क्या सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहा है या उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए पढ़ रहा है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात है कि हमारे पास डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस होते हैं, मेंटोर्स होते हैं जो जी। आपको जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ आजकल आपको पता है कि साइकोलॉजिस्ट रखते हैं, उनकी खदमात ले रहे हैं ताकि जो है वो ये तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सके। तो आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ आर डूइंग प्रीटी गुड इन दिस सिचुएशन। बिल्कुल, बहुत अच्छी एडवाइस दी सर आपने। जिस तरह आपने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ आर प्लेइंग अ बिग रोल, कि उनके पास मेंटोर्स हैं, काउंसलर्स हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा उनकी मेंटल हेल्थ पे वर्क करते हैं। सर हमारे प्रोग्राम में एक और कॉलर आ रहा है, तो लेट्स टेक अ कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? मैं खैरियत से हूँ, डॉक्टर आपका नाम जान सकती हूँ? जी मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। जी जी मिस, आप कोई सवाल मैं- पूछना? जी उसे के बारे में टॉपिक है ना आप लोगों का, जी टॉपिक उसे के बारे में चल रहा है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई सवाल पूछना पसंद हाँ। करेंगी? हमें सवाल ये पूछना चाहते हैं कि गुस्सा कैसे हराम है, ठीक है? जी सही है, ये तो कंफर्म है कि गुस्सा पी जाना कैसे गुस्सा पी जाना चाहिए, तो ये क्या हम हराम चीज पियेंगे? इसके जी। बारे में जरा बता दें, क्या सही क्या? ठीक है, हम बिल्कुल डॉक्टर साहब से मशवरा लेते हैं। अक्सर कहते हैं ना कि गुस्सा पी जाना चाहिए। जी, जी। पीना चलो सही है, तो फिर गुस्सा हराम भी है, तो इसमें क्या फर्क है? दोनों में क्या मसले है? सही है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। जी सर। ये दोनों ही बातें बुनियादी तौर पे मुहावरतन है। जी और क्योंकि अगर हम ये कहें कि हराम और हलाल का ताल्लुक, तो हराम और हलाल तो दो ही सूरतें हैं कि या तो कोई कुरान में आ गया या हदीस में आ जी गया। तो शायद गुस्सा जो हम हराम कह रहे हैं, हम उस सेंस में हराम भी नहीं कह रहे। हम सिर्फ गुस्सा हराम है ये इसलिए कह रहे हैं कि लोगों को एक तरगीब दी जाए कि वो गुस्से से अपने आप को बचें। तो ये सिर्फ एक मुहावरतन बात है। और ऑफ कोर्स गुस्सा पी जाना भी, गुस्सा कोई ड्रिंक नहीं है कि हम उसको एक्चुअली पी जाएंगे। बिल्कुल। ये गुस्सा पी जाना भी एक तरीके से उसे कंट्रोल करने की बात है। तो जी। अगर हम दोनों ही बातों को देखें तो दो मुख्तलिफ अंदाज में, दो मुख्तलिफ तरीकों से बात वही की जा रही है कि आपने गुस्सा नहीं करना। चाहे वो आपके वर्ड्स ये हैं कि गुस्सा हराम है, ना करो, तो भी आप यही कह रहे हैं कि गुस्सा ना करें। और अगर आप ये कह रहे हैं कि गुस्सा पी जाओ, तो भी आप यही कह रहे हैं कि गुस्सा ना करो। तो बुनियादी तौर पे ये दो डिफरेंट वर्ड्स के अंदर, दो डिफरेंट तरीके से ये एक ही बात की जा रही है। ये ना तो ये उस सेंस में हराम की बात कर रहे हैं, हलाल और हराम वाली, और ना ही हम जो है वो पी जाने को कोई फिजिकल चीज समझ के उसको पी रहे हैं।
जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की। डेफिनेटली गुस्सा हराम है, गुस्सा नहीं करना चाहिए और गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। तो सर कुछ कॉलर्स जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं आपसे और बड़ा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं प्रोग्राम में, और लोग भी बहुत ज़्यादा कीनली सुन रहे हैं प्रोग्राम को। तो सर मुझे बताएं कि ये मीडिया का जो रोल है, ये मीडिया का जो हम जिस तरह अभी हम लोग भी मीडिया पे मौजूद हैं, तो हमारी जो मूवीज हैं या जो भी मीडिया पे सोशल मीडिया पे चीज़ सर्कुलेट होती हैं, तो क्या वो एंगर को इंक्रीज भी कर रही हैं, क्या उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं सोसाइटी के अंदर? इसमें दो चीज़ें हैं। एक, कभी कभी हम मीडिया को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि मीडिया जो है वो वायलेंस दिखा रहा है जी। या मीडिया इस चीज़ को दिखा रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो मैंने कहीं पढ़ा था और ये हम कहते हैं कि जो ड्रामा है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ है। और मतलब फॉर एग्जांपल ये ड्रामा, मूवी, स्टेज जो है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ है। थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन जरूर होता है ड्रामे में, मूवी में, कि एक शख्स है वो मजलूम है, उसको किडनी भी नहीं है और चीजें भी नहीं है, थोड़ी बहुत एग्जैजरेशन है, लेकिन वो सारी की सारी चीजें सोसाइटी के अंदर मौजूद होती हैं। जी। तो बुनियादी तौर पे शायद हमें जो है वो मीडिया को ब्लेम करने के बजाय हमें ये कह देना आसान है कि आप मीडिया ये दिखाए ना या ये चीज़ शो ना करे। जी। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि हमें उन चीज़ों को जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं अपनी सोसाइटी में, उन्हें एलिमिनेट करने के लिए या उन्हें कम करने के लिए काविश करनी पड़ेगी, रादर देन कि हम मीडिया के ऊपर ब्लेम शुरू कर दें और उन्हें ये कहें कि वो ये ना दिखाएं। अगर एक चीज़ है तो वो दिखेगी भी, और अगर एक चीज़ नहीं होगी तो उसको कोई बाय भी नहीं करेगा, उसे कोई दिखाएगा भी नहीं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी एडवाइस दी, और डेफिनेटली जो है मीडिया इज समथिंग के जो आपको एक ट्रू पिक्चर भी दिखा रहा होता है बहुत सारी चीज़ें, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको देख के उसको अडॉप्ट भी किया जाए और उसके पैटर्न को लेके ज़िंदगी में चला जाए, क्योंकि बहुत सारे मीडिया पे चीज़ें फिक्शन भी होती हैं। तो सर कुछ पर्सनल इंस्पिरेशनल कोई स्टोरी आप शेयर करना पसंद करेंगे इस हवाले से? गुस्से के हवाले से? गुस्से के हवाले से कि आप जो है अगर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं तो ये एक आपकी लर्निंग स्टेज है जिसपे भी आप आके स्टैंड कर रहे हैं। इससे पहले डेफिनेटली आपने एक सफ़र तय किया होगा, फिर उसके बाद ही आप यहाँ तक आके पहुँचे होंगे। तो क्या चीज़ ने ज़िंदगी में आपको इंस्पायर किया कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाए? अच्छा, वैसे इसमें एक जो है एक अजीब सी बात है कि मुझे शायद बचपन से में भी इतना ज़्यादा गुस्सा लोगों के ऊपर नहीं आता था, तो मुझे शायद मेरे ऊपर कोई कभी स्टेज वो आई नहीं कि जिसमें मैं ये कहूँ कि फिर मैं पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था या आज मैं गुस्सा नहीं करता। मेरे नज़दीक प्रिंसिपल्स मैटर करते हैं, और वो प्रिंसिपल्स पे आप चलते जाएं और आप जो है वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझना की कोशिश करें। देखिए, यूरोपियंस एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने तरक्की उस वक्त की जब हम अपने आप पे हंसना सीख गए। जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को समझेंगे नहीं और जो बात सामने वाला कहना चाह रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे नहीं, आप उस पर गुस्सा करते रहेंगे, और कॉन्सिक्वेंटली होगा ये कि आप अपने वो जो आपको बता रहा है वो शायद आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए बता रहा है, बेहतरी के लिए बता रहा है। हम नहीं सुनना चाहते हैं, हम अपने ऊपर हंसना नहीं चाहते, तो ठीक है, अगर हम अपने आप पे नहीं हंसेंगे तो दुनिया हम पे हंसेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी एडवाइस दी डॉक्टर साहब ने, और डेफिनेटली जो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस है वो ये है कि आपको सबसे पहले जो है अपने ऊपर भी एक तरीके से अपने एक जायज़ा लेना चाहिए, अपना एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो बात कह रहे हैं वो आगे वाला भी सुनना चाहता है, तो आगे वाला भी इसी पोजीशन में हो सकता है कि वो आपकी बात भी नहीं सुनना चाहता। तो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और डेफिनेटली लोग फिर एंगर की कंडीशन में चले जाते हैं। तो सर कुछ फाइनल क्वेश्चन सर से पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। हमारा प्रोग्राम जो है वो 6 o'clock तक है, तो वी हैव वेरी लिटिल टाइम ऑन आवर क्लॉक। सर मुझे कुछ आप बता सकते हैं कि आपको लगता है कि कुछ क्या कल्चर्स के अंदर भी एंगर इश्यूज होते हैं? डू यू अग्री विद दिस? कल्चर्स के अंदर भी एंगर इश्यूज होते हैं और बहुत सारी चीज़ों के अंदर है। मैंने कुछ बुक्स में अगर हम देखें ना, अगर हम बुकिश नॉलेज की बात करें तो बहुत सारी जगहों पे मैंने ये पढ़ा है कि एज का या वेदर का एंगर से रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी सोसाइटी में देखूं, पाकिस्तान में देखूं या इर्द गिर्द में देखूं, साउथ एशिया में,
तो मैं ये देख समझता हूँ और हम सब ये जानते हैं कि एज का भी और वेदर का भी जो है, जो आपका मौसम है, इसका भी इफेक्ट है। पहला कल्चर जो है, हम एक किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ का एक वेदर होता है। अब जी। अगर आपके पास गर्म मौसम है तो उससे आपका एक जो है वो मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। बिल्कुल। आई डोंट नो कि ये हमारे नॉर्थ अमेरिकन बुक्स में जो है वो ये क्यों कहते हैं कि वेदर का असर नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि वहाँ पे वेदर वैसे ही ठंडा है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये कहते हैं कि वहाँ, मैंने ये देखा है कि जो यूएस में या यूरोपियंस हैं, उनकी अपनी अजम्पशन है कि जैसे जैसे इंसान एज में आगे जाता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल होता जाता है और वो ज़्यादा हम्बल, ज़्यादा पोलाइट हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे इंसान जो है वो अपने बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, वो शायद जो है ज़्यादा ग्रम्पी हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है। जी। अब बुनियादी तौर पे अगर मैं इसको एज को देखूं कि एज का गुस्से से, एंगर से, स्ट्रेस से क्या रिलेशन है, तो ये कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं। ये खाली एज से नहीं है, ये खाली आपके फिजिकल उससे नहीं। शायद वहाँ पे ये होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती है। हमारे सोसाइटी में क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, वो शायद हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से नहीं ले रहे, या हमारे यहाँ पेरेंट्स उस तरह से डिसोन नहीं कर देते औलाद को जैसे यूएस वगैरह में या बाकी वेस्ट में कर दिया जाता है। तो वो हमारे यहाँ माँ बाप को उसकी परवाह शुरू हो जाती है कि ये बच्चा बड़ा हो गया, इसकी शादी करा दो, इसको कारोबार करा दो। तो वो शायद अक्यूमुलेट होते होते जो है वो चीज़ें, स्ट्रेस बढ़ जाते हैं और ये चीज़ें। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो फैक्टर हमारे यहाँ डिफरेंस आ रहा है वेस्ट से, वो शायद हमारे सोसाइटी के फैक्टर की वजह से आ रहा है, कल्चर की वजह से। बिल्कुल। तो कल्चर जो है इट सेल्फ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स एंगर। सर, एक कॉलर आपसे जो है वो बात करना चाहता है, तो लेट्स टेक अ कॉल। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, एक घंटा कर दिया जैसे आंख की पलक झपक हो। जी, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम सुना, बहुत शुक्रिया। बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, तो बहुत सारी जो है ना अहम मौजूद पे आपने गुफ्तगू की और बहुत मालूमात हासिल हुई। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने गेस्ट का, डॉक्टर मुज़म्मिल ग़ियास। थैंक यू सर, आप आए प्रोग्राम में, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट गुफ्तगू की, गुस्से के हवाले से उसको कैसे कंट्रोल करना है, कोपिंग मैकेनिज़्म डिस्कस किया, प्लस कल्चरल फैक्टर्स भी डिस्कस किए। तो इसी तरह जो है हमारा प्रोग्राम आप देखते रहिएगा एवरी संडे फ्रॉम 5 to 6 PM। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।